के माध्यम से स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल हमने चर्चा करी थी राजस्थान में किस तरह से हमने देखा कि 1949 से राजस्थान शब्द का अस्तित्व नहीं था, पर 1949 से हमने देखा राजस्थान शब्द का अस्तित्व है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र हैं, कैसे वो अलग-अलग जो महाजनपदास थे उनसे जुड़े हुए थे, राइट? और हमने कल जो समाप्त किया था, वो किया था आपके कालीबंगा की जो सभ्यता है। और हमने ये भी कहा था कि जो कालीबंगा की जो सभ्यता है, वो हड़प्पन सभ्यता से पुरानी है, राइट? तो आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएँ हैं, उनमें से एक सभ्यता को आज हम पढ़ेंगे, वो है आपकी कालीबंगा की सभ्यता, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, ये देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है। इस बार मैंने कोशिश करी है कि मैं पिक्चर्स लेके आऊँ आपके समक्ष, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हमारी क्लियर हो, राइट? तो यहाँ पर देखिए, ये जो रिवर है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाली रिवर्स, ठीक है? ये आज के समय पे कहलाती है घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम कहलाता है, ये राजस्थान में आपको दिखता है, राइट? तो यहाँ पर एक समय ये जो आज आपका घग्गर रिवर सिस्टम आपको दिखता है, वो एक समय क्या कहलाता था? दृशवती और सरस्वती रिवर सिस्टम, राइट? तो ये जो कालीबंगा सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता इसी नदी के तट पर पाई जाती है। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी जीवन बिना पानी के नहीं रह सकता। तो इसीलिए ज़्यादातर जो भी सभ्यताएँ हमें दिखती है, वो नदियों के पास ही दिखती है। इसीलिए जो कालीबंगा सभ्यता है, ये किस नदी के करीब हमें दिखती है? आजकल की घग्गर और उस समय की 2 नदियाँ वृषभवती और सरस्वती, राइट? और जो आज के हिसाब से हम देखेंगे, ये जो कालीबंगा की जो सभ्यता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में हमें दिखती है? वो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राइट? और ये माना जाता है, ये जो सभ्यता है, आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है, वो लगभग 400 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन है। इसीलिए हमने कहा था कि राजस्थान की कुछ सभ्यताएँ ऐसी हैं जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लिए हम कहते हैं 2500 से 1500 बीसीई, राइट? तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हड़प्पा से अगर मैं इसका कंपैरिज़न करता हूँ, तुलना करता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है ये लगभग 1500 साल पुराना है किससे? हड़प्पा सभ्यता से। कौन-सा सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता, राइट? आगे देखते हैं। तो हम आगे देखेंगे, हमें क्या दिखता है कि ये जो सभ्यता है, ये पहली बार खोजी गई थी अमलंद घोष के द्वारा इन 1952। अमलंद घोष ने इसको खोजा था, कब? 1952। और याद करने का तरीका ये भी है कि भारत में कहीं न कहीं जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, भारत की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, वो स्थापित हुई थी 1952 में, राइट? ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एक तरफ भारत की जो स्थायी सरकार निर्वाचित होती है, पहली या पहली संसद भी हम कह सकते हैं, निर्वाचित संसद जो स्थापित हुई थी, और कहीं न कहीं साथ-साथ ही कालीबंगा की खोज भी हुई, राइट? तो इस तरह से हम अपने माइंड में इसको लिंक करा सकते हैं, राइट? और हमें दिखता है कि आगे करीबन 1952 में तो अमलन घोष ने इसको खोजा था, और इसमें ज़्यादा जो और ज़्यादा इसमें खोज हुई थी, वो 1961 और 1964 में हुई थी। और ये जो खोज की गई थी आगे चलकर, वो श्री बी.एल. लाल के द्वारा की गई थी, बी.के. थापर के द्वारा की गई थी और श्री एम.डी. खारे के द्वारा की गई थी। राइट? तो देखिए, एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन्स होते हैं, जहाँ पर आपसे साइट दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये खोज किसने करी है, तो ये आपने याद रखना है, ये सारे के सारे नाम किससे जुड़े हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से, राइट? तो ये जो खोज हुई थी, ये इसमें 5 चरणों में ये खुदाई हुई थी, ठीक है? जो खुदाई होती है, इतिहास को जानने के लिए एक्सकवेशन जो किया जाता है, वो 5 चरणों में किया जाता है, राइट? तो जो पहला और दूसरा जो चरण था, वो माना जाता है कि वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना है। जब पहला फ़ेज़ और सेकंड फ़ेज़ की जो खुदाई हुई, उसमें से जो भी हमें सामग्री मिली, राइट? चाहे वो मिट्टी के बर्तन मिले, चाहे वो टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बने हुए खिलौने मिले, तो उसमें हमें पता चलता है कि वो कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं। और जो तीसरा, चौथा और पाँचवाँ जो इसमें खुदाई हुई थी, तो हमें पता चलता है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, राइट? समकालीन मतलब सेम पीरियड, राइट? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्स्ट, सेकंड खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना एविडेंसेस हमें मिले, और बाकी की जो खुदाई है तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उसमें हमें जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिलते हैं, राइट? आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो खुदाई करी करी गई, तो उसमें हमें कुछ काली चूड़ियाँ मिली, ठीक है? ये जैसा आपको व्हाइट दिख रहा होगा, क्योंकि लाइटिंग की वजह से दिख रहा है,
पर ये एक काले रंग की चूड़ियाँ हमें मिलती हैं, ठीक है? और कुछ टूटी हुई टुकड़े भी मिले थे काले रंग के, तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, राइट? और आगे हम देखेंगे कि कालीबंगा को जब स्टडी किया गया, यहाँ के जो घर देखे गए, तो पता चला कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज़्ड सिटी था, राइट? जैसे कि जैसे हम हड़प्पा सभ्यता को बताते हैं वेल ऑर्गेनाइज़्ड है, क्योंकि इसमें अगर रोड का आप देखेंगे, तो रोड हमें कुछ इस तरह का दिखता है, राइट? स्ट्रक्चर क्या दिखता है, 90 डिग्री पे रोड कट है। जैसे आपने अगर आप चंडीगढ़ को देखते हैं, तो चंडीगढ़ आपको इस तरह का ही दिखेगा, राइट? तो ये कालीबंगा के लिए भी कहा जाता है, राइट? तो इसलिए कहा जाता है ये एक वेल ऑर्गेनाइज़्ड क्या था, एक सिविलाइजेशन थी, राइट? रोड रेंजिंग फ्रॉम 5 टू 5 एंड हाफ मीटर वाइड, यानी कि जो इसकी सड़कें थी वो 5.5 मीटर चौड़ी थी, 5.5 मीटर चौड़ी थी, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें, यानी कि जैसे मैं बताया था 90 डिग्री पे ये काटती थी एक दूसरे को, ठीक है? और कहीं ना कहीं सड़कों के किनारे नालियां आदि इसके विकास की परिचायक है, यानी कि सड़कों के किनारे जो सड़क होती थी, जैसे ये हम सड़क मान लेते हैं, इसके साइड में जो नालियां हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है इनका, वो बनाया जाता था, राइट? तो एक पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर एक हड़प्पन सभ्यता जैसा ही ये सभ्यता भी हमें दिखती है, राइट? इसीलिए देखा होगा आपने कि हड़प्पन सभ्यता में ही हम कालीबंगा सभ्यता को जोड़ते हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम हमें एक सा दिखाई देता है, राइट? वेल प्लान्ड। आगे देखते हैं, अगर हम मकानों की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये जो ब्रिक्स हैं, जो मिट्टी के पके हुए ये जो ब्रिक्स हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आइए देखते हैं, मड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है? घर बनाने के लिए जो मड ब्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया आफ्टर बेकिंग, यानी कि मैंने बताया था भट्टी में उन्हें बेक किया गया, या इसमें ये भी लिखा है आफ्टर बेकिंग देम इन द सन, यानी कि इसमें जो बेकिंग है वो भट्टी से ज़्यादा ये सूर्य में पकाए गए हैं, राइट? क्योंकि स्टार्टिंग में तो भट्टी का हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, फिर आगे चल के वो हमें मिले हैं। बट स्टार्टिंग में जो ये मिट्टी की जो ईंटें हैं उनको पकाया गया था, वो सूर्य की गर्मी से पकड़ाया पकाया गया था, राइट? आगे देखते हैं प्लास्टर्ड विद मोर्टार्ड, ठीक है? और आप आगे हमें क्या दिखता है कि जो ये मिट्टी है ना, ये जो ब्रिक्स आपको दिख रही है, इसमें एक लेप, जो मिट्टी चिकनी मिट्टी का लेप बनाकर वो लगाया गया है, ठीक है? ठीक है? और आगे हमें क्या दिख रहा है, बट रिमेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स आर फाउंड इन ड्रेन्स एंड वेल, और जो मिट्टी होती थी, ये जो माफ कीजिएगा, ये जो ब्रिक्स होते थे, अब ये ब्रिक्स लगाते समय कहीं टूटते भी होंगे ना, जो उनका जो वेस्टेज है, इन ब्रिक्स का वेस्टेज जो होता था उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। कहाँ पर किया है? ये जो आपके जो ड्रेनेज पैटर्न के लिए जो रोड के साइड में जो नालियाँ बनाई जा रही थी और जो इनके कुएँ थे वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये लोग जो वेस्टेज होता था, उसका भी इस्तेमाल करना जानते थे। आई रिपीट, जो वेस्टेज होता था, उसका भी ये इस्तेमाल करना जानते थे। तो आप समझ सकते हैं इनका बुद्धि क्षमता किस लेवल तक थी, राइट? इनकी बुद्धि की क्षमता किस स्तर तक थी, आप समझ सकते हैं, राइट? कि ये वेस्टेज का भी इस्तेमाल करते थे। आगे देखते हैं, द फ्लोर ऑफ द रूम वर प्लास्टर्ड विद क्ले, वो मैंने ऑलरेडी बताया था, जो फ्लोर होता था वो कहीं न कहीं मिट्टी से लिपा हुआ था। लिपा हुआ आप समझते होंगे कि चिकनी मिट्टी, पानी में लाके उस मिट्टी को चिकना किया, फिर उसे लेपा गया, ठीक है? कहाँ? फ्लोर पे। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा, ये है कवेलू इज़ नॉट यूज्ड। देखो कवेलू मतलब होता है, ये आज भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। कवेलू होते हैं, जैसे कि आपने रूफ पे देखे होंगे, वो टाइल्स जैसे लगाए जाते हैं, ठीक है? टाइल्स। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर टाइल्स हो गए थे क्या? नहीं, टाइल्स से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो पके हुए जो मिट्टी के, ये देखिए सनलाइट पे ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के ब्रिक्स को पकाते थे, ठीक है? बर्न करते थे उसको, फिर वो मजबूत हो जाता था, तो उसको भी ये अपने रूफ में लगा सकते थे। तो उसको कवेलू कहते थे, और आजकल कवेलू का मतलब होता है टाइल्स, जो छत में लगाई जाती है। तो कवेलू का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, यानी कि जो बर्न ब्रिक्स हैं उनको इन्होंने रूफ में नहीं लगाया, ठीक है? जो रूफ होता था, छत होती थी। रादर जो रूफ बनाए जाते थे वो कहीं न कहीं वुडन लॉक्स के होते थे। वुडन लॉक्स के, यानी कि लकड़ी के होते थे, ठीक है? और उसमें कहीं न कहीं ये लोग मिट्टी का लेप लगाते थे, राइट? अब ऐसा क्यों करते थे, क्या करते थे? उसके पीछे तो अभी भी आप जानते ही हैं कि हड़प्पा सभ्यता को आज हम एक प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में ये डालते हैं कि जो भी लिखा हुआ है अभी तक उसे डिसाइफर्ड नहीं किया गया है, अनकोड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ज़्यादातर ये चाहते होंगे कि ऊपर जो हीट है, क्योंकि वुड क्या करती है? हीट को मेंटेन करती है। तो हो सकता है छत में ये ज़्यादातर इस वुड लॉग्स का इस्तेमाल इसलिए करते होंगे कि तापमान मेंटेन रहे, राइट? हालाँकि ये अंदाज़ा ही है। आगे देखते हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है? जब ये खुदाई हुई थी, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो कैसे हैं? वो पतले हैं
और कलर में लाइट हैं और कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि उनको खूब ब्यूटीफाई किया गया है। जैसा आगे चल के जो मैं आपको सभ्यता पढ़ाऊँगा, जब हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा चरण था, तो उसमें कहीं न कहीं हमें पॉलिश्ड मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इसमें जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो इतने ख़ास नहीं, इतने सुंदर नहीं बनाए गए थे, अलंकृत नहीं किए गए थे, ठीक है? और ज़्यादातर इन मिट्टी के बर्तनों का रंग जो होता था, वो लाल होता था, ठीक है? बेस उनका लाल होता था, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस कलर का, यहाँ पर रेड मान लीजिए इसे, और इसमें ब्लैक और व्हाइट की थिन लाइन की जाती थी। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो कालीबंगा के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनका जो आधार रंग होता था, जिस रंग से वो लीपे जाते थे, वो रेड होता था और ऊपर उसमें कहीं न कहीं जो लाइनिंग बनाई जाती थी या छोटी बहुत जो आकृति लिखी जाती थी, वो ब्लैक और व्हाइट लाइन से लिखी जाती थी, राइट? और यहाँ पर जो ये आकृति बनाई जाती थी, इसमें फूल बनाए जाते थे, पत्ते बनाए जाते थे, फिश का आकार बनाया जाता था, टर्टल, डक्स, डियर, इन सबको पेंटेड किया जाता था, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे टेराकोटा, ये आप देख रहे होंगे, ये महिला का एक एक स्वरूप तैयार किया गया है, ठीक है? इस तरह से, और ये खिलौने जो हैं, तो ये भी हमें जब खुदाई हुई इसमें, तो इस तरह के कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं, तो ये आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। तो एग्ज़ाम के लिए उतना ज़रूरी नहीं है ये वाला टॉपिक, बस इतना याद रखिएगा, जब खुदाई करी थी, तो इस तरह के हमें कुछ एविडेंसेस मिले जो हड़प्पा सभ्यता में भी हमें मिलते हैं, राइट? इसीलिए इसकी जो तीसरी, चौथी, 5वीं खुदाई थी, उसको माना जाता है ये हड़प्पा के समकालीन था, राइट? अब ये देखें, ये क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है? या इनकी कुछ सील्स मिली है, उसमें हमें कहीं न कहीं एक तरह की स्क्रिप्ट दिखती है, एक लिपि दिखती है, ठीक है? और फिर मैं कह रहा हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है, और ऑब्वियसली कालीबंगा को हम हड़प्पा सभ्यता में ही ज़्यादातर लेते हैं। ऑल्दो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि कालीबंगा की जो सभ्यता है, वो हड़प्पा से भी पुरानी है। फिर भी हमें दिखता है कि अगर आम तौर पे मैं देखूँ, अगर मैं जो आपकी कालीबंगा की सभ्यता है, अगर उसे मैं मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता में लूँ, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि स्क्रिप्ट जो है, ये अभी भी डिसाइफर्ड नहीं है। माफ़ कीजिएगा, डिसाइफर्ड नहीं है। क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता को किसमें रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में। किसमें रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में। तो बस इतना हम इतना याद रखते हैं कि इसमें कुछ लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है, वो हम अभी तक नहीं जानते हैं। हम इंसान अभी इतने सक्षम नहीं हैं कि क्या लिखा है उसको समझ पाएँ। भविष्य में हो जाएँगे, राइट? तो ये लिखा ही है आगे कि बट इट हैड नॉट बीन रेड येट, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है? और आगे हमें मिलता है कि कालीबंगा में जो खेत हैं, वो जुते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है? यानी कि उसमें कहीं न कहीं हमें लाइन्स दिखती हैं, जैसे जुता हुआ खेत है, राइट? ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? जुता हुआ खेत कहाँ दिखता है? कालीबंगा में दिखता है। यानी कि वो खेती समझ चुके थे, किस तरह से क्या है, बैलों का हो सकता है बैलों का इस्तेमाल करना सीख गए हों। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ के जो कालीबंगा के जो लोग थे, वो लोग एक सीज़न में 2 क्रॉप्स उगाते थे, या सेम फील्ड पे 2 क्रॉप्स को उगाना जानते थे, राइट? अब देखिए यहाँ पर हमें कहीं न कहीं जो अर्थक्वेक है, ठीक है? जो भूकंप है, उसके हमें कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे, जो सड़क आप देख रहे होंगे, अर्थक्वेक के बाद ऐसी दरार आ जाती है। तो ये दरार से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहीं न कहीं ये जो कालीबंगा है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आए थे, राइट? और कहीं न कहीं यहाँ पर हमें फायर पिट्स भी दिखते हैं, ठीक है? अग्निकुंड हमें दिखता है, राइट? व्हिच एंडेड द प्री इंडस सिविल, और ये माना जाता है कि कहीं न कहीं जो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ होगा, उससे पहले भी कोई ना कोई समाज यहाँ रहता होगा। जैसे कालीबंगा हम ले सकते हैं, क्योंकि कालीबंगा को हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से पीछे रखा है। तो हो सकता है कि कुछ सिविलाइजेशन जो हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हुए हों इस अर्थक्वेक से, इस अग्निकुंड से ये ख़त्म हुए हों। इसीलिए इसमें एंड ऑफ प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन माना गया है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। और हम जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो शुरू हुआ है 2500 से 1500 बीसी। 100-200 पर हो ऊपर-नीचे हो सकता है, राइट? बीसी 2500 से 1500 बीसी हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, राइट? आगे देखते हैं भीनमाल की सभ्यता, ठीक है? अब भीनमाल का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा कालीबंगा की सभ्यता, अब हम भीनमाल की देखते हैं। देखिए भीनमाल के बारे में ये देखिएगा, पहले पिक्चर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र आपको दिख रहा है, क्योंकि आगे चलकर गुर्जर प्रतिहारों ने कहीं न कहीं पाला का क्षेत्र में भी कब्जा कर लिया था। जैसे अगर हम पिक्चर ध्यान से देखें, तो ये वाला क्षेत्र, जब हर्षा की मृत्यु होती है, हर्षा की मृत्यु आप सभी जानते हैं 647 सीई में होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात हमें दिखता है कि जो अ, भारत था, वो 3 मुख्य खंडों में बँट चुका था। अगर हम उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र देखें, तो ये प्रतिहारों का हो गया था। जो ईस्ट वाला एरिया था, जो
जो पूर्व वाला हिस्सा था वो पालों का हो गया था, पालास, और जो ये वाला दक्षिण यानी कि जो पठार वाला डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, ये राष्ट्रकूटों का हो गया था। राष्ट्रकूटास, राइट? तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल हम प्रतिहारों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिहारों की जो पहली राजधानी बनी थी, पहली कैपिटल बनी थी, वो भिनमाल बनी थी। आगे चल के इन्होंने कन्नौज को बना लिया था, राइट? तो यहाँ से हमने क्या देखा, भिनमाल जो है वो प्रतिहारों की राजधानी रहा है पहली। तो भिनमाल सभ्यता के बारे में हम देखेंगे, ये जलौढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है? और ये भिनमाल कहाँ स्थित है? हमारे वर्तमान के जलौढ़ जिले पे, ठीक है? और कहीं न कहीं हमें दिखता है कि जो श्री रतनचंद्र अग्रवाल जी हैं, इन्होंने ये भिनमाल सभ्यता को खोजा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? आगे देखते हैं, जो यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं या यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो वो शाक सत्राप्स के मिले हैं। अब ये शाक सत्राप्स का क्या मतलब है? शाक देखिए, ये एक ऐसे लोग थे, ऐसी सभ्यता थी, जो कहीं न कहीं ये मानी जाती है कि ये फ़ारस यानी कि ईरान से आई थी, और ईरान से भी ये लोग ग्रीस से आए थे, राइट? यानी कि कहीं न कहीं ये सिक्के अगर आपको भीनमाल सभ्यता में मिलते हैं, तो ये प्रतीत होता है कि ये लोग कहीं न कहीं भिनमाल के हिस्से में रहते होंगे, या तो व्यापार के लिए रहते होंगे, क्योंकि उस समय व्यापार करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर रहना पड़ता था काफ़ी समय तक, क्योंकि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन था वो इतना एडवांस नहीं था, राइट? तो आपको अगर सौदा अगर बन के रहना है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो आपको काफ़ी समय तक रहना पड़ता था। तो ये सिक्के मिलने का साफ ये मतलब निकल के आता है, या ये बर्तन जो हैं, जो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं दूसरी विदेशी सभ्यता से, जो हमें कहाँ मिलते हैं? भिनमाल की सभ्यता पे। तो ये दिखाता है कि आपस में इनके संबंध होंगे, किस किस तरह के व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट आपको दिख ही रहा है कि विदेशी प्रभाव इस सभ्यता यानी कि भिनमाल की सभ्यता में हमें दिखता है। और यहाँ पर हमें ग्रीक का ना टू हैंडल्ड जग भी दिखाई देता है, टू हैंडल्ड जग। जैसे एक बीच में इसको जग मान लीजिए आप लोग, और इस तरह इधर भी हैंडल होता है, इधर भी हैंडल होता है। आई गेस इसमें पिक्चर हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। यस, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको बेसिकली कहा जाता है रोमन एम्फोरा, और ज़्यादातर इसमें वाइन्स सर्व की जाती थी, या वाइन्स को स्टोर किया जाता था। तो हमने देखा कि भिनमाल की सभ्यता जब खोजी गई है, तो उसमें खुदाई के दौरान हमें रोमन एम्फोरा भी पाए गए। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरह से भिनमाल में विदेशी सभ्यता का भी कहीं न कहीं सीधे तौर पे वर्चस्व था, राइट? अब देखिए, भिनमाल जो है, जो मैंने बताया था कि प्रतिहारों की पहली राजधानी थी, उसका जो प्राचीन नाम है वो श्रीमाल भी है। श्रीमल, याद रखिएगा, भिनमाल का पुराना नाम क्या है? श्रीमल। प्राचीन समय पर इसको श्रीमल कहा जाता था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम भिनमल की बात कर रहे हैं, भिनमल जो था ये ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर महाकवि मगध रहते थे, ठीक है? जिन्होंने एक साहित्य लिखा जिसका नाम है शिशुपाल वध। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वध किसने लिखा? वो लिखा है मगध ने, जो ये महाकवि थे मगध। और कहाँ लिखा इन्होंने? भिनमल में, ठीक है? और भिनमल जो है वो एक जन्मभूमि भी रहा है, किसका रहा है? जो गुप्ता जो साम्राज्य था, गुप्ता युग जो था, गुप्त युग, उसके दौरान एक काफ़ी प्रसिद्ध एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त का ये एक जन्म स्थल भी है भिनमल, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारे चाइनीज़ जो यात्री थे, जो ट्रैवलर थे, जिनका नाम था हुइंगसांग, वो भी भिनमल में आए थे, राइट? हुइंगसांग काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये भी भिनमल में आए थे, राइट? तो देखिए, यहीं से मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। जिस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से हमने कालीबंगा सभ्यता देखी और किस तरह से हमने भिनमल सभ्यता देखी, ऐसे ही और सभ्यता भी आएँगी, और उससे जुड़े हुए जो भी खोजकर्ता थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप नोट्स बना लीजिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में आएँगे, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। जय हिंद गाइस।